आज हम लोग बिजनेस स्टडी में डायरेक्शन चैप्टर का मोटिवेशन कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। डायरेक्शन के निर्देशन के 4 तत्व हैं: सुपरविजन, आपको कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। चारों तत्वों में से हम लोग मोटिवेशन को पढ़ेंगे आज। मोटिवेशन क्या है ये चीज़ आपको पहले भी हम बता चुके हैं। कर्मचारियों को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जितने भी एम्प्लॉयड हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनको उनकी ज़रूरत का एहसास दिलाकर और उस ज़रूरत को पूरा करने का वायदा करके उनमें काम करने का उत्साह जगाना, उत्तेजना पैदा करना ही मोटिवेशन कहलाता है। लोगों से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाए, इसी का तरीका है मोटिवेशन। लोगों से ज़्यादा काम कैसे लिया जाए, उनकी प्रोडक्टिविटी को, कार्यक्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए ज़रूरी होता है कि उनकी जो ज़रूरतें हैं ज़िंदगी की, उन्हें यह पूरा करने का हमारा संगठन मैनेजमेंट वायदा करेगा। जो ज़रूरतें पूरी होनी बाकी हैं उन्हें पूरा करने का लालच दिखाएगा, तो कोई भी कर्मचारी इससे अभिप्रेरित होगा, उत्साहित होगा और पूरी निष्ठा लगन से काम करेगा। यही मोटिवेशन है। अब आते हैं, मोटिवेशन कोई एक बार दिया जाने वाला तत्व नहीं है कि एक ही झटके में उसको हम कंप्लीट कर लें। पूरे संस्था के पूरे जीवन काल में ये कंटिन्यू चलते ही रहता है। अब इसके प्रोसेस क्या है, यानी इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और अंत कहाँ होता है, इसी को हम लोग कहते हैं मोटिवेशन प्रोसेस। इसको नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस, आवश्यकता संतुष्टि प्रक्रिया भी कहा जाता है, या अभिप्रेरण प्रक्रिया। कहाँ शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, इसको 6 स्टेप में बांटा गया, इसीलिए एरो का चिन्ह लगाया गया है। इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, और इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये, और लास्ट में ये आएगा। अनसेटिस्फाइड नीड, हल्का क्वेश्चन है ये, आसानी समझ में आ जाएगा। अनसेटिस्फाइड नीड, असंतुष्ट आवश्यकता। सबसे पहले हमें ये एहसास होता है, हमें पता चलता है कि हमारी कोई न कोई ज़रूरत पूरी होने से रह गई है, हमारा कोई उद्देश्य पूरा होने से रह गया है। उसके बाद 2 नंबर पर आते हैं, हम तनाव में आ जाते हैं। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम टेंस हो जाते हैं, हमारे ऊपर तनाव चढ़ जाता है कि कैसे पूरा किया जाए। तनाव में आने के बाद हम रास्ता खोजते हैं। 3 नंबर, ड्राइव्स, तीव्रता, हलचल। रास्ता खोजते यानी हमारे दिमाग में हलचल होने लगता है, दिमाग हमारा एक्सरसाइज करने लगता है कि उस असंतुष्ट आवश्यकता को कैसे पूरा किया जाए। उसके लिए कौन कौन से रास्ते, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। इसके बाद हम चौथा पॉइंट पर आते हैं, सर्च बिहेवियर, खोज व्यवहार। जब हमारा दिमाग तनाव में आ जाता है और दिमागी हलचल शुरू होता है, ये दिमागी हलचल आवश्यकता की तीव्रता, तेज़ी पर निर्भर करता है। अगर बहुत तीव्र आवश्यकता होगा तो हो सकता है हम अधिक तनाव में आ जाएं। कम तीव्र होगा जिससे हम धीरे धीरे या आगे भी भविष्य में पूरा कर सकते हैं, तो थोड़ा कम टेंशन हो। लेकिन टेंशन होगा, थोड़ा हो या ज़्यादा हो। तो जब दिमागी हलचल शुरू होता है तो खोज व्यवहार, सर्च बिहेवियर शुरू होता है। मतलब हम
उपाय ढूंढना शुरू करते हैं आवश्यकता को पूरा करने का। किसी भी काम को करने का, पूरा करने के कई तरीके होते हैं, कई विकल्प अल्टरनेटिव्स होते हैं। हम उन सारे अल्टरनेटिव्स को खोजते हैं कि हमारी जो असंतुष्ट आवश्यकता है, जिसे हमने अभी पूरा नहीं कर पाए हैं, हमारी ज़रूरत पूरी होनी है, उसको हम कैसे पूरा करेंगे, पूरा करने के कौन कौन से रास्ते हैं। उन सारे आवश्यक रास्तों को हम ढूंढते हैं और ढूंढकर उनमें से जो सबसे बेहतर तरीका हमारे लिए सूटेबल तरीका होता है, उस तरीके से हम आवश्यकता को पूरा करते हैं। नीड सेटिस्फाइड जो सबसे बेहतर तरीका है, उस तरीके से हम आवश्यकता को पूरा करते हैं और इस प्रकार हमारी आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है। यानी हमारी जो आवश्यक ज़रूरत पूरी नहीं हुई थी, वो ज़रूरत पूरी हो जाती है, हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, आवश्यकता संतुष्ट होता है, पूरी हो जाती है, हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं, तनाव से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो मोटिवेशन प्रोसेस में या नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस में ये 6 स्टेप हैं। ये इसको आगे पीछे करके आप नहीं लिख सकते हैं, जैसे है वैसे ही लिखना होगा। सबसे पहले अनसेटिस्फाइड नीड, उसके बाद टेंशन, उसके बाद ड्राइव्स, उसके बाद सर्च बिहेवियर, उसके बाद नीड सेटिस्फाइड और उसके बाद रिडक्शन ऑफ टेंशन, यानी टेंशन फ्री हो जाना। तो चलिए, निर्देश अभिप्रेरण क्या है, इसके प्रोसेस क्या हैं, कैसे हम अभिप्रेरित होते हैं, इसके तरीके क्या, ये आपने देखा। अब आते हैं इंसेंटिव, प्रेरणाएं। इसे देखें आप, इंसेंटिव्स किसे कहा जाता है? क्या मोटिवेशन और इंसेंटिव दोनों एक ही चीज़ है या दोनों में अंतर है? दोनों में अंतर है। हालांकि दोनों का हम एक दूसरे के बदले दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। मोटिवेशन हुआ किसी व्यक्ति को अधिक से अधिक काम करने के लिए उत्साहित करने की कला, तरीका, उत्साहित करना, काम के प्रति जोश दिलाना। और इंसेंटिव हुआ जोश दिलाने का तरीका, कैसे हम किस तरीके से जोश दिलाएं। यानी इंसेंटिव को हम लोग मोटिवेशनल टूल, अभिप्रेरण के उपकरण, औजार भी कह सकते हैं। इसी के द्वारा हम किसी को मोटिवेट करते हैं। तो जिस तरीके से लोगों को अभिप्रेरित किया जाए, उन्हीं तरीकों को इंसेंटिव, प्रेरणा या सहायता कहा जाता है। तो तरीके कौन कौन से हैं? लोगों को मोटिवेट करने के, काम के प्रति जागृत करने के, काम के प्रति उत्साहित करने के, काम के प्रति उत्तेजना पैदा करने के बहुत सारे तरीके हैं। उन सारे तरीकों को हम सीधे तौर पर 2 भागों में बांटते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल या मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। फाइनेंशियल या मॉनेटरी इंटेंसिव, वित्तीय या अमौद्रिक प्रेरणाएं, और नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। क्या है दोनों, पहले इसको समझते हैं, तब इसके प्रकार को समझेंगे। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या मॉनेटरी इंसेंटिव्स कर्मचारियों को मोटिवेट करने का वह तरीका है जिसमें सीधे सीधे या तो कैश की प्राप्ति होती है, या हर फाइनेंशियल तरीके में कैश नहीं होता है, नकद नहीं होता है। कुछ फाइनेंशियल तरीके ऐसे भी हैं जो नकद तो नहीं है, लेकिन जिनका वैल्यूएशन, मूल्यांकन नकद में किया जा सकता है। जैसे वेतन बढ़ा देना नकद है, भत्ता देना नगद है, लेकिन कर्मचारियों को रहने के लिए मुफ्त मकान देना, चलाने के लिए कार की सुविधा देना, नौकर चाकर की सुविधा देना, ये सारी सुविधाएं सीधे सीधे नकद नहीं हैं। लेकिन इस सुविधाओं को यदि कर्मचारी अपने स्तर पर खरीदना चाहे, उसे उसके एम्प्लॉयर से, नियोक्ता से सुविधाएं नहीं मिले, वो खुद प्राप्त करना चाहे, तो इसके लिए उसे पैसा खर्च करना पड़ेगा। यानी ये ऐसी सुविधाएं हैं जिनका रुपया पैसा में हम वैल्यूएशन कर सकते हैं, मौद्रिक मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल हुआ। तो मुद्रा के रूप में दिए जाने वाले प्रेरणाएं, सहायताएं या वैसी सहायताएं जिनका मौद्रिक मूल्यांकन किया जा सकता है, मौद्रिक अभिप्रेरणाएं कहलाते हैं। और जो तरीके
मौद्रिक मुद्रा के रूप में नहीं होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो मौद्रिक नहीं होते उन्हें अमौद्रिक तरीका कहा जाता है। नॉन फाइनेंस से इसे प्रमोशन देना, इससे काम की तारीफ करना, इससे काम करने की आज़ादी देना, आपको संगठन में बेटर वर्किंग सिस्टम मैंने अच्छा कार्य करने का अच्छा माहौल उपलब्ध कराना, अलग से चेंबर उपलब्ध कराना, रूम उपलब्ध कराना, काम की तारीफ करना, मेडल देना, प्रशस्ति पत्र जारी करना, ये सारे मौद्रिक तरीके नहीं हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं अमौद्रिक तरीके, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इससे भी एक कर्मचारी मोटिवेट होता है। तो पहले मौद्रिक तरीकों को हम देखते हैं। इसमें 7 पॉइंट हैं। सैलरी एंड अलाउंस, वेतन एवं भत्ते। हर कर्मचारी को जिसकी बहाली पे स्केल पर हुई है उसे मूल वेतन के अलावे विभिन्न प्रकार के भत्ते और अनुलाभ भी मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के भत्ते और अनुलाभ मिलते हैं। अब उन भत्तों में वृद्धि कर देना, वेतन में वृद्धि कर देना। जैसे किसी कर्मचारी को 20,000 का महीना मिलता है, नियोक्ता ने उसे मोटिवेट करने के लिए 5,000 वेतन वृद्धि कर दी, 25,000 का हो गया। तो इससे वो कर्मचारी पर्सनली मोटिवेट होगा, अधिक उत्साह से काम करेगा, अधिक एनर्जेटिक होकर काम करेगा, यानी उसकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा उसका, यानी अधिक काम करके अपने एम्प्लॉयर को देगा। तो ये सैलरी एंड अलाउंस हुआ, वेतन बढ़ा दें, भत्तों में वृद्धि कर दें। दूसरा तरीका है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, उत्पादकता मजदूरी मिलान प्रेरणाएं। इसका मतलब कि उत्पादकता मजदूरी मिलान प्रेरणा, उत्पादकता मजदूरी मैंने जिस तरह आप काम करिएगा उसी तरह की मजदूरी मिलेगी। ज़्यादा काम करिएगा ज़्यादा मजदूरी मिलेगी, अच्छा काम करिएगा, अच्छा क्वालिटी दीजिएगा, बेहतर परफॉर्म करिएगा, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। काम चोरी करिएगा, आपका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगा, कम प्रोडक्ट आप बनाइएगा तो आपको कम मजदूरी मिलेगी। यानी ये परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम हो गया कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप जितने ज़्यादा मेहनत करिएगा उतने ज़्यादा पैसा कमाइएगा और जितने कम मेहनत करिएगा उतने कम पैसा मिलेगा। यानी यहाँ आपके परफॉर्मेंस को सीधे सीधे वेज से जोड़ दिया गया है कि आपको पेमेंट एज पर परफॉर्मेंस के अनुसार ही होगा। तो ये बेहतर सिस्टम इसको माना जाता है, क्योंकि अच्छे मजदूरी अच्छे वेतन की लालच में कर्मचारी इसमें मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। उन्हें डर होता है कि यदि उनके कामचोरी से या नाकामी से यदि परफॉर्मेंस खराब होता है तो उनका वेतन भी उन्हें कम मिलेगा, मजदूरी भी कम मिलेगी। तो अधिक मजदूरी के लालच में भी वो अपना परफॉर्मेंस बेटर करते हैं, अच्छा करके दिखाते हैं। तीसरा तरीका है बोनस। बोनस क्या है? आपको पता है कि किसी भी इंटरप्राइज का, संस्था का डेवलपमेंट दोनों तरफ के ज्वाइंट परिश्रम से होता है। मालिक पैसा लगाता है, प्लस उसके जो हैंड्स हैं कर्मचारी वे अपना मेहनत करते हैं। दोनों के मिलन से ही संस्था का विकास होता है, संस्था का प्रॉफिट बढ़ता है। तो जब किसी साल संस्था की कमाई ज़्यादा होती है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो उसमें केवल ऑनर का कंट्रीब्यूशन, मालिक का योगदान नहीं होता, उसमें उसके कर्मचारियों का भी योगदान होता है। उन्हीं के परिश्रम से, उन्हीं के प्रयास के कारण सेल बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में वो संस्था या ऑनर ग्रुप मालिक कर्मचारियों को उनके वेतन के अलावे, वेतन तो जो मिल रहा वो मिलेगा ही मिलेगा, सैलरी अलाउंस मिल रहा जो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट, माने एक तरह से जो प्रॉफिट कमाया कंपनी ने उसका कुछ हिस्सा अपने एम्प्लॉयज़ में बांटती है, एक्स्ट्रा पेमेंट करती है। उसी को हम लोग बोनस कहते हैं। ये भी कर्मचारियों को मोटिवेट करने का तरीका है
क्योंकि अगर ये पेमेंट नहीं होता है तो कर्मचारियों में इसका मैसेज बुरा जाएगा कि हमने इतना हार्ड लेबर किया, कंपनी का सेल बढ़ा, कंपनी का डेवलपमेंट हुआ, प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन उसका फ़ायदा हमें कुछ नहीं हुआ। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है अगले सेशन में। इसलिए कंपनी ऐसा करती है कि लाभ का कुछ भाग सैलरी और अलाउंस के अलावे अलग से दे देती है। इससे कंपनी घोषित कर सकती है 2 माह का बोनस, 3 माह का वेतन के बराबर बोनस, यानी आपको 12 माह का वेतन और भत्ता तो मिलेगा ही मिलेगा, 3 महीने का 2 महीने का और एक्स्ट्रा मिलेगा। ये बोनस जो है नकद रूप में भी होता है और गैर नकद रूप में भी होता है। हो सकता है 2 माह 3 माह यानी कैश के रूप में बोनस दे दे कंपनी, हो सकता है आपको विदेश टूर पे ले जाए, अच्छी जगहों पर घुमाने ले जाए, उसके रूप में बोनस दिया जाए। चौथा तरीका है लाभ भागिता, प्रॉफिट शेयरिंग। ये क्या है? ये भी बोनस का ही एक रूप है। लाभ भागिता लाभ बढ़ाने का ये एक तरीका है, इंसेंटिव है कि कर्मचारियों को ये मैसेज दे दिया जाए कि आप कंपनी का सेल बढ़ाइए, कंपनी का व्यापार बढ़ाइए। अगर कंपनी का व्यापार एक लिमिट से ऊपर जाता है, एक सीमा से ज़्यादा होता है, तो आपको जो मिल रहा है सैलरी अलाउंस या सुविधाएं वो तो मिलेंगी, आपको प्रॉफिट का भी कुछ हिस्सा आप में बांटा जाएगा। लाभ की भी कुछ भागीदारी आपको लाभ में से भी दी जाएगी। इससे कर्मचारी उत्साहित होते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है, मोराल बढ़ता है, ऊंचा होता है। उन्हें लगता है कि प्रॉफिट में हमारा भी शेयरिंग है, हमारी भी हिस्सेदारी है, अतः जितना ज़्यादा लाभ होगा उतना ही ज़्यादा हमारी हिस्सेदारी है। अगर कंपनी घोषित कर दे कि प्रॉफिट का 20% एम्प्लॉयज बांटेंगे, तो कर्मचारी ये बात समझेंगे, ये मैसेज जाएगा कि जितना ज़्यादा लाभ होगा उतना का 20% हमें बंटेगा। अगर लाभ में वृद्धि 1 करोड़ होती है तो उसका 20% 20 लाख हमें बंटेगा। अगर लाभ में वृद्धि 2 करोड़ होती है तो 40% 20% 2 करोड़ का 40 लाख हमें बंटेगा। नहीं, तो यानी जितने हमारे हार्ड लेबर से जितने व्यापार बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा लाभ में भागीदारी हमारी बढ़ेगी। और इस लालच में इस तरह से कर्मचारी मोटिवेट होकर अपना परफॉर्मेंस सुधारना शुरू करते हैं, अपनी पूरी क्षमता से काम करना शुरू करते हैं। 5वां तरीका है को पार्टनरशिप, सहभागिता। यहाँ लाभ में मालिकाना हक दिया गया और यहाँ पूंजी में मालिकाना हक दिया जा रहा है। मतलब ये एक तरह से यही चीज़ चौथा पॉइंट ही 5वां हुआ कि जो हमारे संस्था के अच्छे कर्मचारी हैं या जो बेहतर कर सकते हैं, उन्हें संस्था ने ये प्रलोभन दिया, उन्हें संस्था ने ये मोटिवेशन दिया कि आपका परफॉर्मेंस यदि बेटर होता है तो आपको कंपनी अपने शेयर्स का कुछ भाग फ्री ऑफ कॉस्ट या मार्केट वैल्यू से बहुत कम रेट में अवेलेबल करा देगी। आपको 50 लाख का 1 करोड़ का शेयर दे दिया जाएगा, कंपनी फ्री देगी। या बाज़ार वैल्यू से बहुत कम, जैसे बाज़ार में मान लीजिए एक शेयर 500 मिलता है, आपको 50 रुपया में 40 में दे दिया जाएगा। यानी आपको भी ऑनरशिप का कुछ हिस्सा दिया जाएगा। तो स्वाभाविक है जब एक व्यक्ति जो कहीं नौकरी कर रहा है, नौकर है, उसे लगेगा कि ऑनरशिप में अगर हमको हिस्सा मिलेगा तो उसमें एक मालिक होने का भाव प्रकट होगा कि अब हम मालिक हो जाएंगे, इस कंपनी के ऑनर हो जाएंगे। तो ऑनर किसी भी काम को ऑनर के रूप में करना और एम्प्लॉय के रूप में करने में अंतर होता है। कोई भी काम आप अपना घर का काम करें और वही काम आप दूसरी जगह एक नौकर के रूप में करें तो आपकी क्षमता में, आपकी ईमानदारी में, निष्ठा में अंतर आ जाता है। अपना काम आप ज़्यादा क्षमता से करते हैं। तो वही भावना कर्मचारियों के अंदर आ जाता है कि अब तो हमारा भी कंपनी के स्वामित्व में, ऑनरशिप में कुछ परसेंटेज हिस्सा है, अतः हमें भी डिविडेंड मिलेगा, लाभ में हिस्सा मिलेगा। तो कंपनी जितना ही ज़्यादा लाभ कमाएगी उतना ही ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, है ना। इसलिए वे अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं, वह पूरी क्षमता से काम करना शुरू करते हैं।
छठा पॉइंट है रिटायरमेंट बेनिफिट, सेवानिवृत्ति लाभ। एक व्यक्ति जो कहीं नौकरी कर रहा है, एम्प्लॉयड है, उसे वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी चिंता होती है। वर्तमान में तो बाल बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, घर बनाना या और सारी सुविधाओं, शादी ब्याह करना, सुविधाओं से वो चिंतित होता है, उसको पूरा करने के लिए कोशिश करता है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर मोटिवेट करते रहता है, मालिक उसे भाई प्रेरित करते रहता है टाइम टू टाइम विभिन्न माध्यमों से। लेकिन उसे ये भी चिंता सताती है कि रिटायर करने के बाद हमारा क्या होगा, हमारे आगे का जीवन कैसे गुजरेगा। तो इसके लिए एम्प्लॉयर पहले से ही व्यवस्था कर देता है, यानी इसे भविष्य की व्यवस्था करना कहते हैं। जब एम्प्लॉयर आपको ये निश्चिंत कर दे कि रिटायर करने के बाद भी तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि तुम्हारी आगे की ज़िंदगी आसानी से, आराम से गुजर जाएगी, उसके लिए हम व्यवस्था कर देते हैं। जैसे प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था कर देना, जैसे ग्रेच्युटी की व्यवस्था कर देना, जैसे LIC करा देना, इंश्योरेंस करा देना, ये सारी सुविधाएं ऐसी सुविधाएं हैं। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आगे आप पढ़ेंगे। प्रोविडेंट फंड होता है कि इसमें कर्मचारी भी अपने वेतन से कुछ पैसा देता है और जितना पैसा कर्मचारी देता है अलग उतना ही पैसा उसका मालिक भी, कंपनी भी अपने तरफ से खाते में जमा करवाती रहती है और रिटायर करने के बाद ये पैसा ब्याज सहित मिल जाता है। उसी तरह से ग्रेच्युटी भी एक सुविधा है जो पूरा का पूरा मालिक की तरफ से मिलता है रिटायर करने के बाद। उसके साथ इंश्योरेंस करा देता है, रिटायर करने के बाद उसका भी बड़ा अमाउंट मिलता है, पेंशन वगैरह मिलता है। तो ये सारी रिटायरमेंट फैसिलिटी देकर भी कर्मचारियों को मोटिवेट किया जाता है, उन्हें उत्साहित किया जाता है काम के प्रति। परक्विजिट्स, अनुलाभ, ये भी एक मौद्रिक अभिप्रेरण है, फाइनेंशियल इंसेंटिव है। परक्विजिट्स का मतलब दो चीज़ होता है, कर्मचारी को मूल वेतन के अलावा अलाउंस मिलता है, भत्ता, और परक्विजिट्स अनुलाभ मिलता है। तो जो रुपया के रूप में मिलता है उसे हम भत्ता कहते हैं। मूल वेतन के अलावा जो भी और दूसरी मौद्रिक प्राप्तियां हैं रुपया पैसा को मिलती हैं, जैसे महंगाई भत्ता, मनोरंजन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, वर्दी भत्ता, ये सारे भत्ते एटसेट्रा एटसेट्रा, ये कैश मिलते हैं, इन्हें अलाउंस कहा जाता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए सीधे सीधे हमें कैश नहीं मिलता, सुविधा के रूप में जो प्राप्त हो उसे अनुलाभ कहते हैं। जैसे वेतन के अलावे और भत्तों के अलावे हमारे कर्मचारी ने हमें रहने का मुफ्त मकान दे दिया, हमें नौकर चाकर दे दिया, जैसे गार्डनर की सुविधा दे दी, ड्राइवर की सुविधा दे दी, वॉचमैन की सुविधा दे दी, कुक की सुविधा दे दी, तो नौकर चाकर हो गए। गाड़ी की सुविधा दे दिया हमें ऑफिस से घर या घर से ऑफिस, रेसिडेंस से ऑफिस जाने के लिए, तो ये इन सब को हम अनुलाभ कहते हैं। जैसे फ्री एकोमोडेशन, फर्नीचर वगैरह की सुविधा दे दिया, ये सारी सुविधाएं अनुलाभ हुई हैं। रुपया हमें नहीं मिल रहा है बल्कि सुविधा मिल रहा है, तो उन्हीं सुविधाओं को अनुलाभ कहते हैं। तो ये सुविधाएं देकर भी, जैसे हमें यदि फ्री मकान मिल जाए, नौकर चाकर मिल जाए, फ्री गैस कनेक्शन मिल जाए, पानी की सुविधा मिल जाए, बिजली की सुविधा मिल जाए, गाड़ी घोड़ा मिल जाए, तो इससे भी एम्प्लॉय कर्मचारी अभिप्रेरित होता है, मोटिवेट होता है, उसमें उत्साह का संचार होता है अपने काम के प्रति। अब आते हैं हम लोग नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये रुपया पैसा के रूप में नहीं होता है प्रत्यक्ष रूप से, हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से भले ही इनको प्राप्त करने के लिए हमें रुपया पैसा खर्च करना पड़े। स्टेटस, पद, इसमें क्या होता है, कर्मचारियों का पोजीशन बढ़ाया जाता है। हर आदमी के अपने जीवन में इच्छा होती है पोजीशन, रैंक, पावर, कि मैं अच्छा पोजीशन मिले, हमारे अपने नौकरी में अच्छा रैंक मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिले। तो ये सब भी देना, प्रदान करना कर्मचारियों को अमौद्रिक अभिप्रेरणा, नॉन फाइनेंशियल में आएगा। इससे भी कर्मचारी मोटिवेट होते हैं, अपने कार्य करने के प्रति उत्साहित होते हैं। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, संगठनात्मक वातावरण। इसमें क्या है, कर्मचारियों को कार्य करने का अच्छा माहौल उपलब्ध कराया जाता है। जैसे उन्हें निर्णय लेने की आज़ादी दे दी गई, जैसे उन्हें अपना एक अलग रूम या अलग चेम्बर उपलब्ध करा दिया गया, यानी वर्किंग सिस्टम, उनका वर्किंग कंडीशन बेटर से बेटर किया गया।
तो इससे भी एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, इससे भी उसे लगता है कि हमें अलग चैम्बर मिल गया, अलग रूम मिल गया, हमें अपने ढंग से कार्य करने की स्वतंत्रता मिली, इससे भी कर्मचारी मोटिवेट होता है। तीसरा तरीका है कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, कैरियर में बढ़ोतरी के अवसर। इसमें मुख्य रूप से प्रमोशन है। इसमें कर्मचारी को ये एक तरह से प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव है। एक तरह से कर्मचारी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, और आपको पता है कि जब किसी भी कर्मचारी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो उसके पावर्स भी बढ़ जाते हैं, उसके वेतन और सुविधाएं भी बढ़ जाते हैं। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी में कर्मचारियों के सामने बड़ी चुनौती प्रस्तुत की जाती है कि यदि आपका जो कर्मचारी ईमानदार होते हैं, जिनका परफॉर्मेंस बेटर होता है किसी काम में, उनको उससे भी बड़ी चुनौती दी जाती है कि आप इसको पूरा करिए। इससे आपका जिम्मेदारी भी बढ़ती है, पावर भी बढ़ता है, निर्णय लेने की आज़ादी भी मिलती है, और सैलरी वगैरह सुविधाओं वगैरह में वृद्धि होती है। तो कैरियर एडवांसमेंट का अपॉर्चुनिटी देकर कर्मचारियों को इस तरीके से भी हम मोटिवेट करते हैं, यानी जो एम्प्लॉयर हैं, ऑनर ग्रुप है, वो अपने कर्मचारियों को उनके कैरियर में बढ़ोतरी का मौका देकर, इसे प्रमोशन भी कहा जाता है, मौका देकर उन्हें मोटिवेट करता है, काम के प्रति उनमें जागृति पैदा करते हैं। चौथा पॉइंट है कार्य संपन्नता, जॉब इनरिचमेंट। लगभग यही पॉइंट है, तीसरा चौथा एक ही तरह का पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि कर्मचारियों को कोई बड़ी जिम्मेदारी, चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इसमें इस दोनों पॉइंट में अंतर ये है कि इसमें किसी कर्मचारी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, वह काम सौंपा जाता है जो सबके बस का नहीं होता है। उसके लिए योग्य, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस होल्डर कर्मचारी चाहिए, उस तरह का, है ना। उसके लिए निर्णय लेने की क्षमता जिसमें हो, उतना अनुभव हो, जानकारी हो, वो कर्मचारी चाहिए। तो ये इससे कर्मचारियों में ये भावना पैदा होती है कि हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और इस काम को सब लोग नहीं कर सकता, इस काम को हम ही कर सकते हैं। और ये भावना जब उत्पन्न होती है और उसे लगता है कि इससे हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा, इससे हमारे एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, हमारी नॉलेज में वृद्धि होगी, जो आगे हमारे फ्यूचर में काम आएगा, और इसीलिए चैलेंज को स्वीकार करता है, तो इससे भी कर्मचारी मोटिवेट होते हैं। बड़ी जिम्मेदारी या ऐसे काम को सौंपना किसी कर्मचारी को जो सबके बस का नहीं है, स्पेशल स्किल की ज़रूरत है, स्पेशल एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है, तो इससे भी वो कर्मचारी मोटिवेट होता है। पांचवा पॉइंट है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। इसमें क्या है, कर्मचारियों को हम विशेष पहचान देकर उन्हें मोटिवेट करते हैं। जैसे कोई कर्मचारी अच्छा कर रहा है तो उसके काम की तारीफ़ करना, तारीफ़ से भी व्यक्ति मोटिवेट होता है। इससे उसे संस्था में एक समारोह आयोजित करके, एक प्रोग्राम करके उसे सर्टिफिकेट प्रदान करना, प्रमाण पत्र देना, उसे मेडल, प्रशस्ति पत्र देना। उसे किसी कर्मचारी ने सुझाव दिया जो संस्था के लिए फ़ायदेमंद है, उस सुझाव के लिए प्राइज देना, प्राइज अवार्डेड करना। इस सब से कर्मचारियों में लगता है कि हमारे संस्था ने हमें महत्व दिया, इम्पोर्टेंस दिया है, और इससे उनमें काम करने की भावना जगती है। तो ये भी एक नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है, इसमें रुपया पैसा नहीं है, लेकिन जो तरीका है तारीफ़ करना, सर्टिफिकेट देना, मेडल देना, सुझाव के लिए प्राइज़ देना, इन तरीक़ों से भी लोग मोटिवेट होते हैं, काम के प्रति उत्साहित होते हैं। छठा पॉइंट है जॉब सिक्योरिटी। एक व्यक्ति कहीं जॉब करता है तो तब तक वो सुरक्षित नहीं रहता है जब तक उसका जॉब परमानेंट नहीं है। जब तक वो टेम्पोररी बेसिस पर होता है, उसका ध्यान जो है काम पर नहीं होता है। वो तो जॉब तो करता रहता है, लेकिन उसका ध्यान लगा रहता है कि हमें कभी भी हटाया जा सकता है, हमारी बहाली टेम्पोररी बेसिस पर हुई है। एक तो काम पर जहाँ ड्यूटी कर रहा है वहाँ भी ध्यान नहीं देता है, वो उसका काम भी अच्छे से नहीं कर पाता है। दूसरे कंपनियों में भी वो हाथ पर चलाता रहता है कि हमें इससे अच्छा जॉब कहीं और मिल जाए जो परमानेंट हो।
तो यदि कर्मचारियों को के जॉब को परमानेंट कर दिया जाए, यानी टेम्पोररी हटाकर परमानेंट निश्चिंत कर दिया जाए कि आपको टेम्पोररी रूप में नहीं रखा गया, परमानेंट बहाल किए गए हैं, तो इससे भी कर्मचारी सेटिस्फाइड होता है। उसे लगता है कि हमें नहीं हटाया जाएगा हाल फिलहाल में, और वो निश्चिंत होकर अपने मॉनेटरी ज़रूरतों से, मौद्रिक ज़रूरतों से निश्चिंत होकर अपना सेवा प्रदान करता है, उत्साहित होकर काम करता है। ये भी एक तरीका है अमौद्रिक तरीका। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, कर्मचारी भागीदारी, ये क्या है भाई? कर्मचारियों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल करना, मैनेजमेंट में शामिल करना। जब मैनेजमेंट पॉलिसी मेकिंग में या रूल्स मेकिंग में कोई बड़ा निर्णय लेने में कर्मचारी अपने नीचे कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करे, यानी उनका राय मशवरा ले और तब जाकर संस्था के नीतियों को बनाए, पॉलिसी को बनाए या मैनेजमेंट के रूल्स रेगुलेशन को बनाए, इससे भी कर्मचारियों में एक मैसेज जाता है कि संस्था हमें महत्व दे रही है, हमारी कंपनी हमें महत्व, हमारी राय लिया जा रहा है और उसके आधार पर कंपनी अपना पॉलिसी तैयार कर रही है, यानी हमारे निर्णयों को भागीदारी दी जा रही है। 8वां पॉइंट है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, कर्मचारी सशक्तिकरण। इसमें क्या है? कर्मचारियों को एम्पावर्ड किया जाता है, यानी कंपनी कर्मचारियों को काम करने की अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, आज़ादी देती है कि आप अपने ढंग से काम करिए, आप अपना परफॉर्मेंस दिखाइए, यानी उन्हें स्वायत्तता, ऑटोनॉमी मिलता है, उन्हें पावर मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिलेगा, अपने ढंग से काम करने की पूरी आज़ादी मिलेगी, उन्हें ऑटोनॉमी मिलेगा, इससे भी कर्मचारियों को लगता है कि हमारा रुतबा बढ़ रहा है, हमारे कद को कंपनी बढ़ा रही है, और इससे भी वो मोटिवेट होते हैं। और कर्मचारियों का जब उनका सशक्तिकरण होगा तो स्वाभाविक है कि इस कंपनी का भी सशक्तिकरण होगा, वे पूरे उत्साह से काम करेंगे। तो ये मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के तरीके हुए। अभी मोटिवेशन में और भी क्वेश्चंस हैं जिसे हम लोग कल पढ़ेंगे, और अगला क्लास अकाउंट्स का होगा।